हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन अंसारी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग खैर व आफियत से होंगे। मैं एक छोटी सी वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूं। दोस्तों, मुग़ल और उस्मानी सल्तनत को कौन नहीं जानता, क्योंकि ये दोनों सल्तनतें की दुनिया की इतिहास की सबसे बड़ी सल्तनतों में गिना जाता है। जहां एक तरफ मुग़ल सल्तनत की बुनियाद 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने रखी थी, तो वहीं सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 1299 में अरतुगरुल गाज़ी के बेटे उस्मान गाज़ी ने रखी थी। हालांकि दोस्तों, ये दोनों सल्तनतें तुर्क सल्तनत थी, यानी कि इन दोनों के हुक्मरान तुर्क नस्ल के ही थे, ताल्लुक़ रखा करते थे। दोस्तों, मुग़ल अम्पायर अपने दौर में दुनिया के एक बड़े हिस्से पर फैला हुआ था, जिसमें आज के दौर का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, नेपाल और म्यांमार जैसे देश शामिल हैं। यहीं दूसरी तरफ अब अगर बात करें तो सल्तनत उस्मानिया की, तो सल्तनत उस्मानिया अपने दौर में दुनिया के 3 बड़े महाद्वीपों पर फैली हुई थी, जिसमें एशिया, यूरोप और साथ ही साथ अफ्रीका भी शामिल है। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया दुनिया के कितने बड़े हिस्से पर फैली हुई थी, इस बात से अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि 20वीं सदी के शुरू में ख़त्म किया गया, तो इसकी जगह पर बेशुमार नए देशों ने जन्म लिया। यहाँ एक तरफ मुग़ल सल्तनत 1526 से लेकर 1857 तक, यानी 300 या 325 साल तक कायम रह सकी थी, तो वहीं उस्मानी सल्तनत लगभग 600 या 700 साल तक 700 इस लंबे दौर तक दुनिया में मौजूद रही। हालांकि दोस्तों, दोनों ही सल्तनतों को अपने दौर में हद से ज़्यादा अमीर माना जाता था। फ़िलहाल दोस्तों, अब बात करते हैं इन सल्तनतों के बीच के रिश्तों के बारे में, यानी मुग़ल और उस्मानी सल्तनत के बीच रिश्ता कैसे हुआ करते थे। हालांकि दोनों सल्तनतें एक दूसरे की दोस्त हुआ करती थीं, या इन दोनों के बीच बहुत ख़तरनाक दुश्मनी थी। तो दोस्तों, हम आपको ये भी बताते चलें कि सल्तनत उस्मानिया के दौर में कि हर छोटी बड़ी सल्तनत उस्मानी सल्तनत का अदब और एहतराम किया करते थे, और उसकी सबसे बड़ी वजह मक्का और मदीना जैसी पाक शहर थे, क्योंकि ये दोनों शहर में सल्तनत उस्मानिया के ही अंडर में आते थे। मुग़ल और उस्मानी सल्तनत के बीच दोस्ताना रिश्तों की शुरुआत दूसरे मुग़ल बादशाह यानी ज़हीरुद्दीन बाबर के बेटे हुमायूं के दौर में हुआ करती थी, कि जब सल्तनत उस्मानिया ने सैयद रईस को हिंदुस्तान का कैप्टन तैनात किया था। सैयद रईस अली मुग़ल दरबार में बड़ी शान व शौकत के साथ इस्तकबाल किया था, बल्कि मुग़ल बादशाह हुमायूं ने एक लंबे वक्त तक के लिए मुलाकात की थी और उन्हें सल्तनत उस्मानिया के एक मेहमान के तौर पर कबूल किया था। दोनों ने बैठकर दोनों सल्तनत के बारे में बहुत सारे सवाल जवाब और तरीके से, यहाँ तक कि मुग़ल बादशाह हुमायूं ने सैयद रईस अली के ज़रिए उस वक्त तक सल्तनत उस्मानिया के यानी सुल्तान सलीम अव्वल की जानिब पैगाम भेजा गया था, और उस पैगाम में उनकी ज़्यादा तारीफ़ें की थी, और उसके साथ ही साथ दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाया था। हुमायूं के बाद तीसरी मुग़ल बादशाह यानी अकबर के दौर में मुग़ल सल्तनत की तरफ से उस्मानी सल्तनत कई ख़त रवाना किए गए थे, लेकिन अकबर के दौर में भी सल्तनत उस्मानिया और मुग़ल सल्तनत के बीच दोस्ती नहीं रह सकी थी, और उसकी सिर्फ एक ही वजह थी, और वो वजह यह थी कि अकबर अपने दौर में एक दीन इस्लाम धर्म का नया धर्म ईजाद किया था, जिसकी वजह से सल्तनत उस्मानिया अकबर से हद से ज़्यादा नाराज़ थी, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया तो एक मुस्लिम सल्तनत थी। अकबर बादशाह चौथे मुग़ल बादशाह यानी जहांगीर के बारे में तो सल्तनत उस्मानिया और मुग़ल सल्तनतों के बीच सबसे ज़्यादा ख़राब रिश्ते थे। हालांकि जहांगीर के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो सल्तनत उस्मानिया से हद से ज़्यादा नफ़रत किया करता था,
جس کا ثبوت اس کی خود کی لکھی ہوئی کتاب میں ملتا ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں ایک جگہ پر یہ لکھا ہے کہ مغل سلطنت عثمانی سلطنت عثمانیہ برتر ہے، یعنی مغلوں کا مرتبہ سلطنت عثمانیہ سے کہیں زیادہ۔ بہت سارے ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ جہانگیر نے اپنی اصلی نام یعنی سلیم کو اس لیے نہیں اپنایا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کے پچھلے خلیفہ کا بھی نام، حالانکہ دوستو جہانگیر کے بعد اپنے آنے والے مغل بادشاہ یعنی شاہ جہاں کے تاج محل جیسے خوبصورت عمارت کی وجہ سے آج پوری دنیا میں مشہور ہے۔ انہوں نے اپنے دور میں سلطنت عثمانیہ سے رشتے سنبھالنے کی بھرپور کوشش کی تھی، اور ان کے دور میں ترک سلطنتوں کے بیچ کئی بار خطوں کے ذریعے یہ رابطہ بھی ہوا تھا کہ شاہجہاں نے عثمانیہ سے ان ایرانیوں کے خلاف مدد بھی مانگی تھی کہ جن ایرانیوں نے مغل سلطنت کے ڈاک یعنی قندھار پر قبضہ کر لیا تھا۔ شاہجہاں کے بعد جب اورنگزیب عالمگیر کی حکومت آئی تو حالات کافی بدل چکے تھے۔ سلطنت عثمانیہ یورپ کی کئی ریاست اسے اپنا وجود بچانے کے لیے جنگ کر رہی تھی۔ عثمانی سلطنت نے اس دور میں یورپ سلطنتوں سے جنگ جیتنے کے لیے کئی مسلم سلطنتوں سے مدد بھی مانگی تھی، جس میں ہندوستان کی سلطنت یعنی مغل بھی شامل تھی، لیکن مغلیہ سلطنت کی طرف سے اس دور میں عثمانی سلطنت سے کوئی خاص مدد نہیں ملی تھی، اور اس کی بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اورنگزیب عالمگیر مغل سلطنت کے نئے بادشاہ بنے تھے تو لگ بھگ سبھی سلطنتوں کی طرف سے قاصد بھیج کر انہیں مبارکباد بھی دی گئی، لیکن سلطنت عثمانیہ کی طرف سے انہیں مبارکباد دینے کے لیے کوئی بھی قاصد مغل دربار میں نہیں آیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کیونکہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں مغل سلطنت ان ایرانیوں سے اچھے رشتے ہو گئے تھے کہ کسی دور میں مغل سلطنت کے بہت بڑے دشمن ہوا کرتے تھے، اور یہی ایرانی سلطنت عثمانیہ کے ہی دشمن رہے تھے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ عثمانی سلطنت سے نزدیکیاں بڑھا کر اورنگزیب عالمگیر ایرانیوں سے دشمنی مول لینا نہیں چاہتے تھے۔ تو دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اینڈ شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کو دبانا ضرور، تاکہ جب بھی ہم اپنی اگلی ویڈیو ڈالیں تو آپ تک ضرور پہنچے۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔